जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि संपादकीय वाला जो अपना सीरीज़ है वो कंटिन्यू है, उसमें आप लोगों को मेंस से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाते हैं। और करंट अफेयर्स वीकली हम लोगों ने शुरू किया है। उसमें करंट अफेयर्स में और भी वीडियोस अभी आपको आने वाले समय में मिलेंगे। तो इन दोनों सीरीज़ को कंटिन्यू तो रखा ही जाएगा। अब हम लोग आने वाले जो यूपी पीसीएस प्री हैं, उसके बाद आरओ है, बीपीएससी है, और भी अन्य जगह जहाँ भी जीएस के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पर अब हमारी ये टॉप 10, टॉप 25, टॉप 30 क्वेश्चंस, इस तरह से अपनी ये सीरीज़ चलती रहेगी। देखिए, इस सीरीज़ में कभी हम टॉप 10 सवाल लेंगे, कभी टॉप 20 लेंगे। इस तरीके से परीक्षाओं तक निरंतरता से ये अपनी सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। तो चलिए, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो दो टॉपिक को कवर करने वाला होगा। 5 क्वेश्चंस में हम देखेंगे अशोकन एम्पायर से जुड़े हुए, अशोक साम्राज्य से, मौर्यन साम्राज्य में हम लोग मेनली अशोक सम्राट अशोक के ही बारे में पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग 5 सवाल वहाँ से देखेंगे, और अगले जो 5 सवाल होंगे टॉप 10 में, यानी कि 6 से लेके 10 तक, वो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता पर फोकस्ड रहेगा। तो चलिए अपना पहला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक एडिक्ट ऑफ अशोक स्पीक्स ऑफ रिलीजियस सिंथेसिस? निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण की बात करता है? ये सवाल 2022 में यूपी पीसीएस में पूछा गया था। 4 ऑप्शन है: शिलालेख 11, शिलालेख 12 यानी कि रॉक एडिक्ट 11, रॉक एडिक्ट 12, रॉक एडिक्ट 13 और रॉक एडिक्ट 14। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर बी, ऑप्शन बी, यानी शिलालेख 12। अब हम 3 शिलालेखों को यहाँ पर देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लोग आगे का देखेंगे बाद में, जब फिर से सवाल करेंगे, क्योंकि कई बार हम लोगों को रिवाइज करना है। तो रॉक एडिक्ट 11 में हम क्या देखते हैं? धम्म की नीति को सर्वोत्तम नीति घोषित किया गया था, यानी कि धम्म की जो पॉलिसी थी उसको बेस्ट पॉलिसी बताया गया था, जो रॉक एडिक्ट 11 यानी शिलालेख 11 है। ये प्रमुख शिलालेखों की बात हो रही है। दूसरा जो प्रमुख शिलालेख था, मतलब दूसरा जो हम देख रहे हैं, वो है रॉक एडिक्ट 12। जो 12 है, इसमें ही बात की गई है जितने भी संप्रदाय उस समय रहते थे उनके बीच में धार्मिक सहिष्णुता को बनाए रखने की अपील की गई थी। तो यहाँ पर अपील किया गया था रिलीजियस टॉलरेंस मेंटेन करने के लिए, धार्मिक सहिष्णुता को बनाए रखने के लिए। ये सवाल हमेशा पूछा जाता रहा है। उसके बाद जो अगला हम देख रहे हैं तीसरे नंबर पे, ये है आपका शिलालेख 13। तो 11, शिलालेख 11, शिलालेख 12 और शिलालेख 13, इन तीनों को हम अपने ऑप्शंस में देख रहे हैं। तो जो शिलालेख 13 है वो है कलिंग पर विजय का उल्लेख है उसमें। इसमें बताया गया है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक द्वारा शिव की पूजा, भगवान शिव की पूजा छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाया गया था। ये बात इसमें कही गई है। तो जो अपना रॉक एडिक्ट 13 है, इसमें यह बताया गया है कि कलिंग के ऊपर सम्राट अशोक की विजय हुई थी। तो सिर्फ अगर आपसे यही सवाल पूछा जाएगा कि कलिंग युद्ध के बारे में किस प्रमुख शिलालेख में इस बात का वर्णन किया गया है कि सम्राट अशोक की विजय हुई थी कलिंग युद्ध में, वो है आपका शिलालेख, प्रमुख शिलालेख 13 यानी कि मेजर रॉक एडिक्ट 13। अगला सवाल, ये आपका यूपी पीसीएस जो एसीएफ असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट है, सहायक वन संरक्षक, उसके मेंस पेपर में आया था 2021 में। सवाल था, हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर हिज कोरोनेशन डिड एम्परर अशोक कॉन्कर्ड कलिंग? यानी सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्षों के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? आपके सामने ऑप्शंस हैं: 8 सालों के बाद, 12 सालों के बाद, 20 सालों के बाद और 13 सालों के बाद। तो सम्राट अशोक जब गद्दी पर बैठे थे उसके 8 सालों के बाद, जो ए ऑप्शन है, 8 सालों के बाद उन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। और ये हमें कैसे पता चलता है? अभी हमने ऊपर वाले सवाल में के एक्सप्लेनेशन में भी देखा था इस बात को, कि अशोक के प्रमुख शिलालेख 13 यानी सम्राट अशोक के मेजर रॉक एडिक्ट 13 के अनुसार उनके सिंहासन पर बैठने के 8 सालों के बाद उन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र, सीता अध्यक्ष वॉज एसोसिएटेड विथ। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता अध्यक्ष का संबंध निम्नलिखित में से किस कार्य से है? खेती मतलब कृषि से, व्यापार से, महिला कल्याण विभाग से या फिर सेना से? तो देखिए, ये एक अधिकारी थे, जो भी अधिकारी इस पद पर बैठता था सीता अध्यक्ष कहलाता था। उसका लेना देना था खेती से, एग्रीकल्चर से, कृषि से।
अच्छा, एक बात और आप लोगों को बता दें, पीडीएफ जो होगी सीरीज़ की वो सारी फ्री रहेगी। आप लोग जय हो स्टडी के मेन टेलीग्राम चैनल या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जय हो स्टडी वनडे एग्जाम्स कहीं से भी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और जय हो स्टडी मेन टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करे रखिएगा, उसमें समय समय पर काफ़ी अपडेट आप लोगों को मिलता रहता है। तो देखिए, सीता अध्यक्ष का जो पद है, जो भी अधिकारी सीता अध्यक्ष के पद पर विराजमान होता था, उसका काम था कृषि से जुड़े हुए चीज़ों को देखना, तो वह एक तरीके से कृषि का प्रभारी अधिकारी था। कुछ और भी ऐसे पद हैं जिनके बारे में हमें देखना बहुत ज़रूरी है। एक पद है जिसका नाम है संस्था अध्यक्ष। ठीक है, संस्था अध्यक्ष। तो संस्था अध्यक्ष जो है ये बाजार अधीक्षक थे, मतलब कि जो मार्केट हुआ करती थी उस समय, बाजार हुआ करता था, उसको सुपरिटेंडेंट करना, देखना कि बाजार में सब चीज़ें वस्तु सही से बिक रही हैं कि नहीं बिक रही हैं, कोई दाम के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहा है। दूसरा जो है, एक अधिकारी हुआ करते थे रूप दर्शक। रूप दर्शक क्या होते थे? सिक्कों का निरीक्षक होते थे, ये इंस्पेक्टर ऑफ कॉइन्स होते थे। सिक्के सही तरीके से बन रहे हैं कि नहीं, मार्केट में कितने सिक्के आ रहे हैं, उनका इस्तेमाल कैसे हो रहा है, ये सब कुछ रूप दर्शक का काम होता था। और एक और है जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है, वो है पर्ण्य अध्यक्ष। जो पर्ण्य अध्यक्ष थे, ये राज्य द्वारा उत्पादित जितने भी उत्पादित वस्तु थे, उनके व्यापार, उनके मूल्य निर्धारण और जो बिक्री होती थी, उनके प्रभारी होते थे। तो जो आपके पर्ण्य अध्यक्ष थे, ये इंचार्ज हुआ करते थे ट्रेड के, व्यापार को लेके, चीज़ें जो दाम फिक्स किए जाते थे, वस्तुओं के जो मूल्य निर्धारित किए जाते थे, वो इनका काम होता था देखना। और जो भी बिक्री होती थी उसका प्रभारी हुआ करते थे। अगला सवाल, ये यूपीपीसीएस मेंस GS1 2008 में पूछा गया है। तो यहाँ पर यह पूछा गया है कि रुमेनदेई का जो पिलर एडिक्ट है सम्राट अशोक का, वो निम्नलिखित में से किन चीज़ों से जुड़ा हुआ है? यानी अशोक का रुमेनदेई स्तंभ शिलालेख किससे संबंधित है? महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान से संबंधित है, महात्मा बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है, महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश यानी फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध से जुड़ा हुआ है, या फिर महात्मा बुद्ध की मृत्यु से जुड़ा हुआ है? तो ये जो अशोक का, सम्राट अशोक का रुमेनदेई स्तंभ शिलालेख है, ये आपका बर्थ प्लेस से जुड़ा हुआ है महात्मा बुद्ध के, यानी ए ऑप्शन, बुद्ध के जन्म स्थान से जुड़ा हुआ है। अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन में देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि इस शिलालेख में वर्णित है कि अशोक ने अपने शासनकाल के 20 वर्षों के बाद, यानी जब वो गद्दी पर बैठे उसके 20 सालों के बाद, जो 21वां वर्ष था, उसमें उन्होंने लुम्बिनी का दौरा किया। ये लुम्बिनी वही है नेपाल में जहाँ पे महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था। वहाँ पर जाने के बाद सम्राट अशोक ने एक स्तंभ का निर्माण करवाया और बोला कि मैं जिनको मानता हूँ, मतलब सोचिए इस तरीके से उनके अंदर से भावना प्रकट हुई होगी कि जब वो उस स्थान को देखे होंगे, इमोशनल हो गए होंगे, उनको लगा होगा कि ये वही स्थान है जहाँ पे मैं जिनको मानता हूँ, जिनको फॉलो करता हूँ, जिनका अनुयायी हूँ, उनका जन्म स्थान है। तो महात्मा बुद्ध जी की स्मृति में यहाँ पर एक बड़ा सा शिलालेख होना चाहिए, स्तंभ पे आप कुछ लिखिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को ये पता चले कि महात्मा बुद्ध जी का जन्म स्थान यही है। क्योंकि देखिए, किताबों से ज़्यादा शिलालेख से हमें बहुत सारी चीज़ें, इतिहास जो है मौर्य साम्राज्य का, वो बेहतर ढंग से पता चलता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा सवाल, जो आखिरी सवाल होगा मौर्य वंश से, वो ये है, ये यूपीपीसीएस मेंस GS1 2012 में पूछा गया है। विच अमंग द फॉलोइंग मौर्यन ऑफिशियल वॉज इन चार्ज ऑफ वेट एंड मेजरमेंट? यानी निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य अधिकारी बाट एवं माप का प्रभारी था? चार ऑप्शन है, पौतवाध्यक्ष, पर्ण्याध्यक्ष, सीता अध्यक्ष या सुंदा अध्यक्ष। अब सीता अध्यक्ष हमने देख लिया है, सीता अध्यक्ष का काम था खेती बाड़ी से, कृषि से जुड़े हुए चीज़ों को देखना। और पर्ण अध्यक्ष का जो काम था वो था आपका कि व्यापार से चीज़ों को जुड़ी हुई जो चीज़ें थी, मूल्य निर्धारण था, इन सब चीज़ों को डील करने का काम था। इसका सही आंसर हो जाएगा पौत्व अध्यक्ष, आंसर ए। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए प्रश्नों को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और साथ ही साथ आइडिया भी लग जाएगा कि कैसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये यूपीपीसीएस प्री 2023 का लेटेस्ट सवाल है। इसमें क्या पूछा गया है? ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द हड़प्पन कल्चर इज इंडिकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? यानी हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से किससे इंगित होती है? तो हड़प्पन सभ्यता की जो पूर्वी आपकी बाउंड्री है, यानी पूर्वी सीमा है, वो कौन से सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से निर्धारित होती है? कि मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पूर्वी हिस्सा होगा वो कौन से शहर पे जाके ख़त्म होगा? आपके पास चार ऑप्शन है, मांडा, राखीगढ़ी, आलमगीरपुर और हड़प्पा।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आलमगीरपुर, जो कि अपने उत्तर प्रदेश में ही मौजूद है। तो देखिए इसके बारे में कुछ डिटेल देख लेते हैं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो यह मेरठ जिले में स्थित है। दूसरा, अब मेरठ जिले में आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मौजूद है, ये किस नदी पर है? देखिए जनरली आमतौर पे आप देखेंगे ऊपर ऊपर से लोग ये बताते हैं कि यमुना नदी के तट पर स्थित है। हालांकि डिटेल में जाने के बाद आपको ये पता चलेगा कि हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर बसा हुआ है, और ये कहाँ मौजूद है? मेरठ में। अगर ऑप्शन में आपके सामने हिंडन नदी भी मौजूद होगा तो हिंडन नदी ही इसका सही उत्तर होगा। लेकिन अगर हिंडन नदी नहीं दिया हुआ है तो यमुना नदी को टिक कर लीजिएगा, क्योंकि यमुना नदी की ही सहायक नदी हिंडन नदी है। तीसरा, इसे परशुराम का खेड़ा भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और चौथा जो है वो आपका है कि किसने इस स्थल की खोज की थी? तो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय यज्ञदत्त शर्मा इन 1959। तो 1959 में यज्ञदत्त शर्मा जी ने इसकी खोज की थी। ये 4 पॉइंट है इससे जुड़ा हुआ, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके साथ में मैंने मैप भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है, आप लोग इसको थोड़ा जूम करके देख लीजिएगा, कौन सा स्थल किस राज्य में है, कहाँ पर है। इसको बार बार देखते रहिएगा तो आपके दिमाग में अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा। फिर आप कभी प्रश्न का उत्तर देते हैं तो कम से कम लोकेशन आपके दिमाग में सेट है, तो राज्य कौन से राज्य में स्थित है, किस नदी के बगल में हो सकता है, ये सब सवाल फिर आपके गलत नहीं होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये यूपी पीसीएस प्री 2022 में पूछा गया है, तो ये भी लेटेस्ट ही सवाल है। From which archaeological site of Indus Valley civilization the figures or models of boats have been found? यानी सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरातात्विक स्थल से नावों की आकृतियां या फिर नावों के हमें मॉडल मिलते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, धौलावीरा और भगतराव। दूसरा ऑप्शन है हड़प्पा और कोटदीजी। तीसरा ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो और लोथल। और चौथा ऑप्शन है कालीबंगन और रोपड़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, मोहनजोदाड़ो और लोथल। इन दोनों ही जगह पे हमें नाव की मॉडल या फिर नाव की आकृतियां हमें देखने को मिलती हैं। इसके बारे में जो डिटेल है हम आगे जब प्रश्न देखेंगे उसमें हम इन स्थलों के बारे में खूब डिटेल से जानेंगे, लेकिन अभी एक दिन में सारा प्रेशर नहीं देना चाहते हैं आप लोगों पे। देखिए ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस आरओ मेंस 2014 में पूछा गया था। आरओ के सवाल थोड़े से अलग होते हैं जीएस में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस करना होता है, इसलिए इन सवालों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। सवाल ये है कि जो मेजरिंग स्केल है एलिफेंट टस्क से बना हुआ, वो हड़प्पन कौन से हड़प्पन साइट से हमें मिलता है? यानी हड़प्पा के संदर्भ में हाथी के दांत से बना हुआ जो माप होता है, मेजरिंग स्केल, मापने का पैमाना कहाँ से प्राप्त होता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, कालीबंगान, लोथल, धौलावीरा और बनावली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी सही आंसर हो जाएगा आपका बी, लोथल। देखिए ये लोथल है, ये आपके हैं हाथी का दांत। अब इन्होंने क्या ज़बरदस्त काम किया, हाथी के दांत पे ही इन्होंने अपने हिसाब से चीज़ों को मापने के लिए स्केल जैसा उसमें निशान बना दिया। तो जैसे आज के टाइम पे आपके पास शीशे का, लकड़ी का, ये सब स्केल मौजूद है, आप आराम से किसी भी चीज़ को माप सकते हैं अपने घरों में भी, कहीं पे भी। इंची टेप है, काफ़ी कुछ है। उस समय ये हाथी के दांतों पे ही अलग अलग थोड़ी एकदम बराबर दूरी पे निशान बनाकर उसी से स्टैंडर्ड तरीके से सारी चीज़ों को मापते थे, मेज़र करते थे। ये ऊपर लिखा हुआ है कि उनकी मेजरिंग यूनिट क्या है, इसमें जाने की ऊपर ज़रूरत नहीं है, बस एक आपके सामने चीज़ें बनी रहेंगी तो उससे दिमाग में बैठ जाता है। अगला सवाल, ये आपका यूपी पीएससी एसीएफ मेंस 2021 में पूछा गया था। सवाल आपको नॉर्मल दिखेगा लेकिन फिर भी अच्छा सवाल था। सवाल ये है कि विच एनिमल इज़ नॉट इनग्रेव्ड ऑन द फेमस सील ऑफ पशुपति शिवा फाउंड फ्रॉम मोहनजोदाड़ो? यानी मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति जो पशुपति सील हमें मिलता है, वो उसकी जो पशुपति शिव की हमें प्रसिद्ध मुहर मिलती है, उस पे कौन सा जानवर आपको नहीं दिखता है या उत्कीर्ण नहीं है? कौन सा जानवर इनग्रेव्ड नहीं है ये बताना है। क्या हाथी उसमें नहीं है, उसमें भैंस नहीं दिखता, उसमें बैल नहीं दिखता, या उसमें बाघ नहीं दिखता? कौन सा जानवर आपको नहीं दिखता है? उस पशुपति जो प्रोटो शिवा हम लोग बोलते हैं, जो शिव के रूप में हमें पशुपति जी का सील मिलता है, मुहर मिलता है, वो उस पर कौन सा जानवर आपको नहीं नज़र आता, ये प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बैल। बैल नहीं दिखता हमें। देखिए ये आपके सामने पशुपति सील है,
आराम से देखिए। एक आपको क्या देखने को मिल रहा है, हाथी, हाँ बाएं तरफ उनके हाथी हैं और बाएं तरफ उनके बाघ है, तो एलिफेंट एक आंसर हो गया, टाइगर हो गया। दाएं तरफ देखिए, ये है आपका बुफेलो, भैंसा, ठीक है। लेकिन ये जो जानवर आपको दिख रहा है ये बुल नहीं है, ये क्या है, वन हॉर्न्ड राइनो। वन हॉर्न्ड राइनो का मतलब एक सिंग वाला आपको गैंडा देखने को मिलता है। और बढ़ते हैं अपने आखिरी सवाल पर। ये आखिरी सवाल अपना यूपी पीसीएस आरओ आरओ मेंस 2013 में पूछा गया और साथ ही साथ यूपी पीसीएस मेंस जीएस 1 पेपर में 2010 में पूछा गया था। सवाल ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, यानी हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। कालीबंगान, लोथल, छनहुदाड़ो और धौलावीरा। आपके लिए एक काम ये है, आप लोग ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि छनहुदारो शहर कौन से राज्य में पाया जाता है, और अगर ये किसी नदी के किनारे पाया जाता है तो उस नदी का नाम भी लिखिएगा। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर देते हैं, इससे ये भी पता चलेगा कि लास्ट तक कितने लोगों ने वीडियो देखा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, धौलावीरा, क्योंकि धौलावीरा एक ऐसा शहर है जो कि 3 हिस्से में बना हुआ है। ठीक है, तो ये है आपके सामने, ये एक मैप है और इस मैप में अगर आप देखेंगे इसमें काफ़ी कुछ दिया हुआ है। तो जैसे राखी गढ़ी लिखा हुआ है हरियाणा में, ये थोड़ा जनरल मैप है, इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट साइट दिख जाएंगे आपको। तो राखी गढ़ी फ़िलहाल इस समय सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है और ये कहाँ मिलता है, ये आपको आज के हिसार के पास में मिलता है, हरियाणा में। कालीबंगान, जिसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी बार देखा, ये राजस्थान में स्थित है। धौलावीरा आप देख सकते हैं, और धौलावीरा और लोथल दोनों ही गुजरात में स्थित है। धौलावीरा जो है वो किस नदी पर है ये भी हम देखेंगे, लोथल कहाँ पे बसा हुआ ये भी देखेंगे। अब सिंधु घाटी सभ्यता पे भी 7-8 क्वेश्चन, 10-20 क्वेश्चन जब हम डिटेल में देखेंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी आप लोगों को हो जाएगी। तो मैप्स आप लोग देखते रहिएगा, पीडीएफ आप लोग जय हो स्टडी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।